नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में जो आपने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि भारत पर औपनिवेशिक शासन का क्या प्रभाव पड़ा। आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि अफ्रीका पर किस प्रकार से औपनिवेशिक शासन व्यवस्था स्थापित की गई और उसमें कौन-कौन से देश शामिल थे और इन सभी नीतियों का अफ्रीका पर क्या प्रभाव पड़ा। आशा है सभी लेक्चर आपको समझ में आ रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो ताकि हमें पता रहे कि आपको चीज़ें समझ में आ भी रही हैं या नहीं आ रही हैं, और वीडियो को देखो लाइक ज़रूर करो। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास और अफ्रीका के बारे में जानते हैं। देखो, अफ्रीका की अगर बात करोगे तो अफ्रीका की स्थिति पूरी दुनिया में सबसे अलग थी। उसका कारण ये था कि अफ्रीका पर सीधे सीधे एक देश का कब्जा कभी नहीं हुआ। अफ्रीकी महाद्वीप पर बहुत सारे जो यूरोपीय देश थे उनकी निगाहें थीं। चाहे वो आप बात कर लो ब्रिटेन की, चाहे फ्रांस की बात कर लो, जर्मनी की बात कर लो, इटली की बात करो, इवन एशियाई देश जो जापान था वो भी इस पर कंट्रोल करना चाहता था, रूस भी चाहता था, अमेरिका की निगाहें भी अफ्रीका पर थी। तो अफ्रीकी महाद्वीप की अगर बात करोगे आप तो इसमें बहुत सारे देश थे और जिन पर अलग अलग महाशक्तियां अपनी दावेदारी स्थापित करना चाहती थी। ऐसे में अफ्रीका ना युद्ध का अखाड़ा बन सकता था अगर ये सारे देश युद्ध करते। लेकिन इन सभी देशों ने बड़ी चालाकी से स्थापना करी एक मुद्दे की। मुद्दा ये बना कि भैया देखो, हम लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे और पता है क्या करेंगे, आपसी बातचीत से, संधि से कुछ कुछ देशों पर कब्जा कर लेंगे। जैसे कुछ पे ब्रिटेन कब्जा कर लेगा, कुछ पे फ्रांस कब्जा कर लेगा, कुछ पे अमेरिका कब्जा कर लेगा, कुछ पे जापान। सब मिल बांट के खाओ। तो यानी कि अफ्रीका को जब हम पढ़ते हैं, अफ्रीका का औपनिवेशिक इतिहास पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर मिल बांट कर खाने वाली चीज़ें चली। तो यही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो शुरू करते हैं हम। तो 19वीं शताब्दी की बात करोगे तो अफ्रीका पर आधिपत्य स्थापित किया जाएगा अंतिम दशकों में। यानी कि 19वीं सेंचुरी की लास्ट में अफ्रीका पर कब्जा करने की शुरुआत की जाएगी। 1880 तक अफ्रीका के 20% हिस्से पर कब्जा हो चुका था। यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका के साथ व्यापार करना चाहती थी और आवश्यकता पड़ने पर उसके राजनीतिक मामलों में भी कंट्रोल करना चाहती थी। यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, तो बड़े पैमाने पर बाजार की ज़रूरत थी और ऐसे में अफ्रीका में बहुत सारा कच्चा माल भी था और अफ्रीका में बाजार भी था। अफ्रीका एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र था और वो एक तरीके से प्रतिद्वंदिता यानी कि कंपटीशन कर ही नहीं सकता था। ऐसे में यूरोप में जो हाई टेक्नोलॉजी थी, हाई वित्तीय व्यवस्था जो थी, वो अफ्रीका पर कब्जा जमाने में बहुत ज़्यादा काम आएगी। कुछ आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं कि 280 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा अफ्रीका का महाद्वीपीय क्षेत्रफल है और यहाँ पर यूरोपीय शक्तियाँ धीरे धीरे करके इसे छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देंगी और इसके लिए वो कई जगह युद्ध भी लड़ेंगी और कई जगह संधियाँ भी करेंगी। जैसे कि 1892-93 में ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में संधि हुई, ऐसी ब्रिटेन और इटली के बीच में संधि होगी, फ्रांस और पुर्तगालियों के बीच में संधि होगी, जर्मनी और पुर्तगालियों के बीच में संधि होगी, आंग्ल पुर्तगाली संधि होगी और आंग्ल फ्रांसीसी संधियाँ होंगी। तो ये कुछ संधियाँ उल्लेख हैं। ये कुछ संधियां महत्वपूर्ण हैं जिनके माध्यम से यूरोपीय देशों को इन छोटी छोटी बिल्लियों ने आपस में बांट लिया। यानी कि अफ्रीकी देश एक रोटी थे और ये बिल्लियां आपस में इनको तोड़ तोड़ कर बांटे जा रही थी कि हाँ भाई देखो, इस पर हम शासन करेंगे, इस पे हम शासन करेंगे, और जिस पे शासन करना है उससे पूछा ही नहीं जा रहा। तो अफ्रीकी देशों की कहानी कुछ इस टाइप से रही है। कुंज लेकिन अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की जो सेना थी वो विजय में ज़्यादा विश्वास करती थी। उसका मानना ये था कि देखो, संधि बंदी मत करो, युद्ध में जो जीते उसका हो जाए। तो इस वजह से कई बार युद्ध भी हुए। खैर कुछ भी हो, अफ्रीका के धीरे धीरे करके सभी देश उपनिवेश की चरण में आ गए, उपनिवेश की चपेट में आ गए। जैसे कि सूडान की बात कर लो आप 1896 में, इसी प्रकार से जंजीबार में 1890 में, ऐसी जाम्बिया में यही हाल हुआ और आगे चलकर ट्यूनीशिया वगैरह का भी यही हाल हुआ। जैसे कि चैप्टर में मिस्र के बारे में बताया जाएगा। अफ्रीका की बात की जाए तो अफ्रीका में जो दास बनाया जा रहा है, अफ्रीका में को जो गुलाम बनाया जा रहा है वो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि अफ्रीकी लोगों को पकड़ पकड़ के, अफ्रीकी लोगों को पकड़ पकड़ के क्या किया जाए, बागानों में काम करवाया जाए, उनसे दास के रूप में कार्य करवाया जाए। यूरोप में जो दासों की कमी है उसे पूरा किया जाए। दक्षिण अमेरिका में जो चाय के बागान हैं, कॉफ़ी के बागान हैं, उसके लिए जो दासों की जरूरत है वो यहाँ से ले आया जाए। यानी कि अफ्रीका को गुलाम इसलिए बनाया जा रहा है ताकि यहाँ के लोगों को बड़े पैमाने पर दास व्यापार में लगाया जाए। अब हम बात कर रहे हैं औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की। तो दूसरा विश्व युद्ध आते आते तक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था अपने सर्वोच्चता पे पहुंच चुकी थी। 1880 से लेकर 1935 तक अफ्रीका में सड़क, रेलवे और टेलीग्राफ का विकास कर दिया गया था। अफ्रीका में जितनी भी सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी थी उन्हें नष्ट कर दिया गया। यानी कि अफ्रीका के जो घरेलू उद्योग थे, अफ्रीका के जो छोटे छोटे उद्योग थे, उन्हें खत्म कर दिया गया ताकि अफ्रीका पूरी तरीके से डिपेंडेबल हो जाए इन बड़ी बड़ी शक्तियों पर। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक दूसरे के बीच में विश्व यानी कि अफ्रीका एक दूसरे से जो व्यापार करता था, अफ्रीका जो द्विपक्षीय व्यापार करता था, अफ्रीका विश्व के अनेक देशों से जो व्यापार करता था, वो सारे संपर्क सूत्र तोड़ दिए गए, वो सभी व्यापारिक मार्ग रोक दिए गए ताकि अफ्रीकी जो देश हैं वो अपने आप किसी से व्यापार कर ही ना सकें। परिणाम था अफ्रीका की जो अर्थव्यवस्था है वो बोझिल हो जाएगी और वो पूरी तरीके से किस पर डिपेंड हो जाएगी, यूरोपीय देशों पर। अब ये बड़े पैमाने पर यहाँ अपना सामान बेचेंगे और यहाँ से भारत की तरह, जैसे भारत का शोषण हुआ था वैसे अफ्रीका का शोषण होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक फसल अर्थव्यवस्था स्थापित कर दी गई, नकदी फसलों को बढ़ावा दिया गया। यानी कि जैसे भारत में खाद्यान्न फसलें थी वैसे ही अफ्रीका में जो खाद्यान्न फसलें थी वो खत्म हो गई और नकदी फसल शुरू हो गई।
भूमि पहले क्या होता था, वहाँ पे हस्तांतरण ऐसे हो जाता था, खरीदी-बेची नहीं जाती थी। लेकिन बहुत सारी भूमि पर ये यूरोपीय लोग जो हैं वो कब्ज़ा कर लेंगे और धीरे-धीरे करके यूरोप के कुछ पूँजीपतियों के पास भूमि की एक विशाल मात्रा इकट्ठी हो जाएगी और जिसे वो बेच-बेच के मुनाफ़ा कमाएँगे। तो ये उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था का यूरोप पर प्रभाव, अफ्रीका पर प्रभाव पड़ा है। अब देखो, अफ्रीका में जो इतिहास लेखन हुआ है, तो कुछ लोगों ने ये कहा है कि भाई अफ्रीका को गुलाम बनना ही चाहिए था, कुछ लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। जैसे कि डार्विनवाद का एक सिद्धांत चलता है। डार्विनवाद का सिद्धांत ये कहता है कि उच्च जातियां जो होती हैं, श्रेष्ठ जो जनजातियां होती हैं, इन्हें निम्न जातियों पर शासन करना चाहिए, क्योंकि उच्च जनजातियां पैदा ही इसलिए हुई है ताकि वो निम्न जातियों पर शासन कर सकें। ऐसे में यूरोपीय श्रेष्ठ थे, अफ्रीकी लोग श्रेष्ठ नहीं थे। ऐसे में अगर यूरोपीय लोगों ने अफ्रीकी लोगों पर शासन किया है तो गलत नहीं किया है, ये डार्विनवाद का सिद्धांत कह रहा है। लेकिन अफ्रीकी लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं है, यूरोपीय लोगों ने हम पर शोषण किया है, अपना प्रॉफिट किया है, हमारे जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उन्हें नकारा है, हम लोगों के जो प्रॉफिटेबल वाली चीज़ें थी, हमारे जो हित की बातें थी वो नहीं मानी हैं। कुछ पश्चिमी विद्वान ये कहते हैं कि औपनिवेशिक शासन एक वरदान है, जिस देशों पर भी औपनिवेशिक शासन स्थापित होता है उस देश का विकास हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आधुनिक संरचनाएं होती है, स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाता है। जैसे कि डेविड फील्डहाउस भी यही कह रहे हैं कि देखो भाई, अगर हम किस देश को गुलाम बना रहे हैं तो उस गुलाम बनाना बहुत ज़रूरी है। उसका कारण क्या है? उसको गुलाम इसलिए बनाया जा रहा है ताकि उस देश का विकास हो, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्रों में विकास हो, क्योंकि वो पारंपरिक समाज है, वो गरीब समाज है, वो पिछड़ा हुआ समाज है, उसके विकास के लिए हमारी ज़रूरत है, हमें भगवान ने इसलिए भेजा है। तो इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, टकराव हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ देशों को एग्जाम्पल देके चीज़ें समझाई जाएंगी जो आपको अब तक समझ में आई हैं। खैर कुछ भी हो, उपनिवेशवाद ने पूरी दुनिया में हो रहे विकास से अफ्रीका को वंचित रखा, यानी कि और दुनिया में जो विकास हो रहा था और उपनिवेशों में जो विकास हो रहा था, अफ्रीका को उसका प्रॉफिट नहीं मिला। अब देखो, हम मिस्र की बात करते हैं, तो आप अगर अफ्रीका का नक्शा देखोगे तो मिस्र एक बहुत ज़बरदस्त जगह पे लोकेटेड है। ब्रिटेन से जो जहाज चलते थे उन्हें पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर काट के एशिया में आना पड़ता था। मिस्र की अगर स्थिति देखोगे आप नक्शे में, तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर के बिल्कुल बीचों बीच है। यानी कि मिस्र के कुछ हिस्से को अगर काट दिया जाए तो भूमध्य सागर और लाल सागर जुड़ सकता है, और बिल्कुल ऐसा होगा। तो देखो, शुरू करते हैं। अफ्रीका की बात किया जाए तो नाइजीरिया, गोल्ड कोस्ट, गाम्बिया, सीरा लियोन, केनिया, तंगानिकिया जैसे देश हैं, न्यासलैंड जैसे देश हैं, युगांडा, उत्तर और दक्षिणी रोडेशिया, साउथ अफ्रीका, इन सब पर ब्रिटेन ने कब्जा किया। और कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिस पर ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर कब्जा किया। तो बहुत सारी जगह संधियां हुई और बहुत सारी जगह विजय अभियान चलाए गए। तो 19वीं शताब्दी की बात की जाए तो जब फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होगा, तो नेपोलियन बोनापार्ट खुद मिस्र पर विजय स्थापित करना चाहेगा, मिस्र पर कब्जा करना चाहेगा। यानी कि उस टाइम से ही मिस्र पर कब्जा करने की शुरुआत हो चुकी थी जब नेपोलियन का युग चल रहा था यूरोप में। लेकिन इधर अंग्रेजों की सेना भी चाहती थी कि वो मिस्र पर कब्जा कर ले, क्योंकि मिस्र ऐसी जगह लोकेटेड ही था, उसकी जो व्यवस्था थी उसको लेकर ही युद्ध होना था। तो ब्रिटेन और फ्रांस दोनों चाहते थे और इसकी वजह से दोनों के बीच में युद्ध भी होगा। खैर आगे चलकर 1801 में मिस्र पर कब्जा कर लेगा कौन? ब्रिटेन। लेकिन ये कब्जा 2 सालों तक ही रहेगा, फिर ये कब्जा आ जाएगा किसके पास? फ्रांस के पास। लेकिन 3-4 सालों बाद फिर से ब्रिटिश भारत में वापसी आएंगे मिस्र में, और फिर इनकी लड़ाई हो जाएगी किससे? फ्रांस से। फाइनली ये दोनों लोग क्या करेंगे, ब्रिटेन और फ्रांस, मिस्र के लिए संधि कर लेंगे, और आगे चलकर मिस्र जो है वो उपनिवेश बन जाएगा किसका? ब्रिटेन और फ्रांस का। हालांकि कुछ समय के लिए इसका तुर्की का भी इस पर कब्जा हो जाएगा, लेकिन तुर्की को ये लोग पछाड़ देंगे और ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर किस पर शासन कर लेंगे? मिस्र पर। आगे चलकर ब्रिटिश और तुर्कियों के बीच में व्यापार संधि मिस्र पर लागू कर दी जाएगी। ब्रिटेन के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इन्हें यहाँ से कपास खरीदने की अनुमति मिल जाएगी, और मिस्र को जितनी भी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाएंगी उसके लिए बड़े बड़े भारी शुल्क लगाए जाएंगे, और जो मिस्र से चीज़ें ब्रिटेन में भेजी जाएंगी उन पर शुल्क नहीं लगाए जाएंगे। परिणामतः क्या होगा? बिल्कुल भारत की तरह अफ्रीका का भी, खासतौर पर मिस्र का, बड़े पैमाने पर शोषण होगा। इंग्लैंड मिस्र के व्यापार में सबसे बड़ा भागीदार था। मिस्र के आयात में एक चौथाई हिस्सा किसका था? इंग्लैंड का था, और निर्यात में एक तिहाई हिस्सा इंग्लैंड का था। 1851 में अंग्रेजों ने अलेक्जेंड्रिया से लेकर काहिरा और सुएज नहर तक रेल लाइन बिछाने की शुरुआत करी, और भारत से जुड़ने में मिस्र ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले ब्रिटेन से जो जहाज आते थे वो पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर काट के आते थे। लेकिन जब मिस्र में स्वेज नहर बनाई गई, तो ब्रिटेन में जब स्वेज नहर का निर्माण होता उससे पहले यहाँ पर रेल निर्माण किया गया। तो जब भारत में 1857 का विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को दबाने के लिए जो सेना आई थी वो इस शॉर्टकट वाले रास्ते से आई थी। कहाँ से? मिस्र से। आप विश्व के नक्शे में जब देखोगे ना मिस्र की लोकेशन, तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से एक शॉर्टकट देता था भारत तक आने के लिए। तो ब्रिटिश उपनिवेश ने मिस्र की महानगरीय साम्राज्यवादी देश को बढ़ावा दिया। एक तरीके से यहाँ पे जो कच्चा माल था उसका बड़े पैमाने पर शोषण किया गया, और विदेशी शक्तियों ने बड़े पैमाने पर मिस्र का दर्दनाक शोषण किया। यानी कि एक तो होता है शोषण और एक होता है बेदर्दी से शोषण। तो मिस्र का बेदर्दी से ही शोषण किया गया, जो यहाँ की स्थानीय जनजाति थी उनका भी शोषण किया गया।
मिस्र में ब्रिटिश आर्थिक नीति को अगर पढ़ोगे तो ब्रिटिश उद्योगपतियों का मुख्य उद्देश्य ये था कि अपने उद्योगों के लिए मिस्र से कपास को ले जाएं। यानी कि जितने भी ब्रिटिश कपड़ा उद्योग थे वो चाहते थे कि मिस्र से कच्चे माल के रूप में कपास को ब्रिटिश ब्रिटेन लिया जाए। मिस्र में उनका दूसरा आकर्षण था वित्त पूंजी के निवेश के लिए। यानी कि पहली चीज़ तो कच्चा माल था, दूसरा इन्वेस्टमेंट था कि बट क्योंकि मिस्र में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उस इन्वेस्टमेंट से इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। परिणामता क्या हुआ? परिणामता ये हुआ कि मिस्र में विकास परियोजनाओं के नाम पे बड़े पैमाने पर ऋण दिए गए और इस ऋण में ब्रिटिश अधिकारियों ने इन्वेस्ट किया ताकि उन्हें प्रॉफिट हो पाए। ब्रिटिश उद्योगपतियों ने मिस्र के कुख्यात जगह पर क्या हुआ, कपास उगाने वाले देश को मिस्र को एक कपास उगाने वाले देश के रूप में बदल दिया। इस काम के लिए सिंचाई के मामले में इन्वेस्टमेंट की गई, क्योंकि अगर आपको कपास की खेती करवानी तो ज़मीन को उसके लायक बनवाना भी तो पड़ेगा। तो मिस जैसे हमारे यहाँ हेक्टेयर में ज़मीन को नापा जाता है, ऐसे वहाँ पर फैडान में नापा जाता था। तो अगर आप देखोगे वहाँ पर तो लगभग 85% हिस्सा कुल निर्यात का कपास का निर्यात होता था मिस्र से। यानी कि मिस्र को कंट्रोल कर रहे हैं ब्रिटिश सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर कपास की उगाही की जाए और उसको कपड़ा बना बनाकर दूसरे देशों में बेचा जाए। आगे चलकर मिस्र में एक फसलीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया गया, नकदी फसलों को बढ़ावा दिया गया। परिणामतः ये हुआ कि मिस्र में जो खाद्यान्न उत्पादन होता था वो कम हो गया और मिस्र को अब बाहर से खाद्यान्न उत्पादन खरीदना पड़ रहा है। विदेशियों के पास 7 लाख फैडान जमीन होगी जो निजी स्वामित्व वाली जमीन का 13% हिस्सा थी। मिस्र के शोषण का ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि वहाँ पे कपड़े की एक भी मिल नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ कपास यहाँ से ले जाया जाता था। ब्रिटेन की जो कंपनियां थी वो वहाँ पर ले जाकर कपड़ा बनाती थी और फिर वापस से मिस्र में ही लाकर उसे बेच दिया जाता था। यानी कि कच्चा माल ले जा रहे हो आप, यहीं के लोगों से काम भी करवा रहे हो आप और यहीं पर कंपनी नहीं लगा रहे हो ताकि यहाँ के लोगों को प्रॉफिट ना मिले। 19वीं शताब्दी में मिस्र में परिवहन और संचार सेवाओं का विकास हुआ, रेलवे, टेलीग्राफ लाइन और पानी के जहाज़ों को बढ़ावा मिला। और मिस्र इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी मिस्र पर ज़बरदस्ती कब्जा थोप दिया गया, जैसे कि यहाँ पर इस सुएज नहर के एग्जाम्पल से बताया भी जाएगा। तो 1850 में फ्रांस का एक शक्तिशाली पूंजीपति था जिसका नाम था फर्डिनैंड। तो फर्डिनैंड ना सुएज नहर बनाना चाहता था, लेकिन जो मिस्र में एक बंदा था अब्बास पासा, उसने इस परियोजना का विरोध किया कि सुएज नहर नहीं बननी चाहिए। देखो सुएज नहर के बनने से कम से कम 10 से 12 हज़ार किलोमीटर के क्षेत्र की बचत बन जाती बच जाती। इतना तगड़ा शॉर्टकट था। कौन? मिस्र। उसकी मृत्यु के बाद एक नया शासक आया, उसने ना क्या करा, उसने जो उद्योगपति था ना फर्डिनेंड जे लैपलेस, उसे कह दिया कि हाँ भाई चलो ठीक है तुम सुएज नहर बनाओ। अब सुएज नहर का निर्माण शुरू हुआ। 1869 में सुएज नहर बन गई, लेकिन सुएज नहर बनाना इतना आसान थोड़ी था। उसके लिए जरूरत थी बहुत ज़्यादा पैसा की। अब ये पैसा कैसे आए? तो क्या हुआ कि सुएज नहर कौन बनाएगा? मिस्र बनाएगा। किसके लिए बनाएगा? ब्रिटेन के लिए बनाएगा। लेकिन पैसा कौन लगाएगा इसमें? मिस्र लगाएगा। तो मिस्र के पास इतना पैसा नहीं है तो ब्रिटेन कहेगा ठीक है तू पैसा लगा, मैं तेरे को क्या दूंगा? कर्जा दूंगा। अब ब्रिटेन बड़े पैमाने पर इसको क्या देगा? कर्जा देगा। और मिस्र चाहता नहीं है कर्जा लेना, क्योंकि मिस्र को तो कोई प्रॉफिट होने वाला ही नहीं है। तो मिस्र पे जबरदस्ती क्या थोप दिया जाएगा? कर्जा। इतना ही नहीं, सुएज नहर को खुदवाने के लिए बड़े पैमाने पर मजदूरों की जरूरत थी। माना जाता है 25,000 से लेकर 40,000 मजदूरों को काम पर लगाया गया था और इसके लिए इन्हें पैसा भी नहीं दिया गया। सुएज नहर परियोजना ने मिस्र की सरकार को पूरी तरीके से वित्तीय संकट में डाल दिया। मिस्र पर इतना बड़ा अमाउंट अगर आप देखोगे तो करोड़ों फ्रैंक का बोझ पड़ गया। अपने शेयर बेचकर भी वो ना 25% राजस्व भी उतार नहीं सकता था। तो एक तरीके से देखा जाए तो उसे ऋण में पूरी तरीके से क्या कर दिया गया? थोप दिया गया। ये माना जाता है कि 1876 में देखोगे तो आप मिस्र का कुल जो विदेशी ऋण था वो लगभग लगभग ये कहते हैं लगभग 94 करोड़ पाउंड हो गया था और 8 लाख पाउंड तो उसे ब्याज देना पड़ता था। सरकार ने इस परियोजना को अपने शेयर ब्रिटेन सरकार को इस परियोजना के लिए अपने शेयर ना ब्रिटेन को बेचने पड़ गए। यानी कि ब्रिटेन ने कुल मिलाकर मिस्र को कर्ज जाल में फंसा दिया और उसे अपना एक ऐसा औपनिवेशिक देश बना दिया जिसके माध्यम से वो उससे ब्याज पे ब्याज वसूलता रहे, बड़े पैमाने पर वित्त की आवश्यकता पूर्ति करता रहे। तो ये तो बात रही व्यापारिक चीज़ों की, सुएज नहर की। अब राज्य संरचना की बात करो तो 1882 में मिस्र ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया था, लेकिन औपचारिक रूप से ब्रिटेन ने इस पर कब्जा नहीं करा, क्योंकि अगर ब्रिटेन मिस्र पर कब्जा करता तो उसको बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती। उसका रीज़न ये था कि मिस्र एक ऐसी जगह पर स्थापित देश था जिससे हर कोई प्रॉफिट अपना लेना चाहता था। तो मिस्र पर ब्रिटेन का आधिपत्य स्वीकार तो कर लिया गया, लेकिन इसका प्रॉफिट फ्रांस को ही मिला, आगे चलकर अन्य देशों को ही मिला। सुएज नहर की बात किया है तो इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग बना दिया गया, इससे जितनी भी कमाई होगी सब में बराबर बराबर बढ़ जाएगी। सुएज नहर पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग का नियंत्रण कर दिया गया। फ्रांस ने 1904 में आंग्ल फ्रांसीसी संधि के द्वारा मिस्र पर ब्रिटेन का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। यानी कि फ्रांस ने कहा औपचारिक रूप से आप ही हो, लेकिन सारी चीजें निर्णय हम दोनों मिलकर लेंगे। मिस्र औपचारिक रूप से ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं था।
ब्रिटेन ने मिस्र को प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए मजबूर भी किया। उसके सैनिक संसाधनों का प्रयोग किया गया। इतना ही नहीं, बड़े पैमाने पर जो उसके नेचुरल रिसोर्सेज थे उसका भी प्रयोग किया गया। तो जिस प्रकार से देखा जाए तो भारत का शोषण किया था, उससे बुरी तरीके से मिस्र का शोषण किया गया। अब हम बात करेंगे अल्जीरिया की। तो अफ्रीका में जो अल्जीरिया है, अल्जीरिया पर फ्रांस शासन करेगा और ट्यूनीशिया पर भी फ्रांस ही शासन करेगा। अल्जीरिया उत्तर अफ्रीका में फ्रांस का पहला उपनिवेश होगा। फ्रांस का जो राजा चार्ल्स टेंथ था, उसने 1830 में अपनी सेना अल्जीरिया में भेजी और आने वाले वर्षों में नागरिक प्रशासन की शुरुआत अल्जीरिया में कर दी गई। 1839 तक 70,000 फ्रांसीसी अल्जीरिया में जाकर बस गए। 1839 के बाद फ्रांसीसी उपनिवेशवाद शुरू हुआ और बड़े पैमाने पर जो अल्जीरिया की जनजातियां थी उनका सफाया किया गया और अल्जीरिया की ज़मीन पर फ्रांसीसी लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। बड़े बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई, विशाल विशाल महल बनाए गए। आरंभ में समुद्र तट पर बसे शहरों में ही फ्रांस का नियंत्रण था, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने अल्जीरिया के अंदरूनी इलाकों में भी कब्जा करना शुरू कर दिया। सेम पहले जैसा ही सीन होगा। अल्जीरिया में भी फ्रांस क्या करेगा, एक कृषि आपूर्तिकर्ता बन जाएगा, क्योंकि फ्रांस को बड़े पैमाने पर एक ऐसे देश की जरूरत थी जहां से कृषि फसलों को उगाकर फ्रांस की पूर्ति की जाए। और वो अल्जीरिया को इसी प्रकार का एक देश बनाएगा जहां से फ्रांस की जो कृषि आवश्यकताएं थी वो पूरी हो सकती थी। इसके अलावा अल्जीरिया के जो कच्चे माल थे उसका भी दोहन किया जाएगा और फ्रांसीसी उत्पाद को वहाँ मुनाफे पर बेचा जाएगा ताकि फ्रांस की जो कंपनी है उसे प्रॉफिट मिले। फ्रांस की वजह से जो अल्जीरिया का घरेलू उद्योग था, व्यापार था, नष्ट हो गया, कारीगर बर्बाद हो गए, जमीन पर कब्जा कर लिया गया, नियंत्रण बहुत कठोर हो गया। 1871 तक बाहर से आए हुए लोगों की संख्या बढ़ती गई और 4,80,000 हेक्टेयर भूमि फ्रांसीसियों की हो गई। फ्रांसीसी पूंजीपति कंपनियों ने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा हासिल किया। बड़ी बड़ी जो पूंजीपति कंपनियां थी वो और ज़्यादा बढ़ती गई और अल्जीरिया की जो कृषि अर्थव्यवस्था है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, वो दिनों दिन नीचे घटती गई। अल्जीरिया की बात करोगे तो यहाँ पर कच्चा लोहा है, फॉस्फेराइट है, के बड़े बड़े भंडार हैं, इनका बड़े पैमाने पर शोषण किया गया। सैनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यहाँ पे रेलवे की स्थापना की गई। 1871 से लेकर 1914 तक विदेशी व्यापार बढ़ा। उपनिवेशी के तौर पर अल्जीरिया की उपयोगिता बढ़ी, कपड़ों के आयात तेजी से बढ़े। तो देखा जाए तो पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट दोनों होंगे। ठीक है, शोषण तो होगा लेकिन अर्थव्यवस्था और आधारिक संरचना का विकास भी किया जाएगा। आगे चलकर क्या होगा, अल्जीरिया वासियों को फ्रांसीसी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन की एक राह होगी, विरोध होंगे, धरने होंगे, प्रदर्शन होंगे। उसका कारण ये होगा क्योंकि 1866 से 1872 तक महामारियां फैलेंगी, अकाल फैलेगा, जिसकी वजह से 20% से भी ज़्यादा अल्जीरिया के लोग मर जाएंगे। तो ऐसे में एक बंदा आएगा यहाँ पर, मोहम्मद एक मुकलानी। तो मोहम्मद अल मुकरानी जो होगा ये अल्जीरिया में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करेगा। हालांकि आगे चलकर इसकी हत्या कर दी जाएगी, इसके विद्रोह को सेना के माध्यम से दबा दिया जाएगा और अल्जीरिया उतनी आसानी से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाएगा जितनी आसानी से इसे करनी चाहिए थी। तो इस तरीके से अल्जीरिया पर फ्रांसीसियों का क्या रहा, कंट्रोल रहा। आने वाले वर्षों में औपनिवेशिक कुशासन और तेजी से बढ़ गया, अल्जीरिया का शोषण और तेज गति से हुआ। अरब वासियों की जमीन पर कब्जा जमा लेने से फ्रांस जैसे देशों की स्थिति और ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। उन्होंने बड़े पैमाने पर अल्जीरिया की जो भूमि थी उस पर कब्जा करा। कुल भूमि का 55% भाग फ्रांसीसियों के कब्जे में था। यहाँ के जो देसी किसान थे, घुमंतु जनजातियाँ थी, इन्हें ऐसे क्षेत्रों में भेज दिया गया जहाँ पर पहले जनसंख्या नहीं थी। बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में मारे गए, यहाँ के आदिवासियों को खत्म कर दिया गया। तो इतना क्रूर रूप था इनका औपनिवेशियों का, इन्होंने दूसरी जनता को ना जनता ही नहीं समझा। सेम खेल ट्यूनीशिया का होगा। आप अफ्रीका के नक्शे में देखिए तो ऊपर आपको ट्यूनीशिया दिख जाएगा। तो क्या होगा, तो ट्यूनीशिया पहले ना तुर्की के कब्जे में होगा, लेकिन ना फ्रांस तुर्की से स्वतंत्रता दिला देगा किसको, ट्यूनीशिया को, और खुद उस पर कंट्रोल कर लेगा। यानी कि अब तक तू उसके नियंत्रण में था, अब तू मेरे नियंत्रण में, अब तक वो तुझे खाता था, अब मैं तुझे खाऊंगा। तो 1837 में फ्रांस ने ट्यूनीशिया क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन ब्रिटेन के दबाव से उसे पीछे हटना पड़ा। लेकिन 1881 में फ्रांस ट्यूनीशिया पर कब्जा कर ही लेगा। हालांकि इटली भी यहाँ पर पहले से ही मौजूद होगा। तो मतलब फ्रांस का ट्यूनीशिया पर शासन करना इतना आसान नहीं होगा। ब्रिटिश भी इसके राह में आएंगे, इटली भी इसकी राह में आएगा। 1871 में फ्रांस युद्ध में हार भी जाएगा, जिसकी वजह से इटली को कुछ उसे विशेषाधिकार देने पड़ेंगे। लेकिन 1878 के बाद से 1881 के बाद से 1884 में पूरी तरीके से ट्यूनीशिया पर कंट्रोल कौन कर लेगा, फ्रांस कर ही लेगा। और सेम सीन यहाँ पर भी होगा, एक ही पैराग्राफ इसमें बताया गया है। तो अगर आप ट्यूनीशिया की बात करोगे तो यहाँ पर इटली, फ्रांसीसी, ब्रिटिश सबकी निगाहें होंगी और ये फ्रांस के कब्जे में जाएगा। अब हम बात करते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया की। तो दक्षिण पूर्वी एशिया की जब आप बात करते हो तो यहाँ पर इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, ये सब देश दक्षिण पूर्वी एशिया के देश आते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया देशों की बात करोगे तो 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक लगभग 500 सालों तक यहाँ पर उपनिवेशवाद कायम रहा और ये देश बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण देश थे। उसका रीज़न ये है
कि इन देशों में मसालों का व्यापार बहुत अच्छा होता था। तेल, रबड़, धातु, चावल, कॉफ़ी, चाय और चीनी का व्यापार भी अच्छे से हो सकता था। ऐसे में ये यूरोपीय देश ना सिर्फ इन देशों पर आर्थिक संसाधनों की वजह से कब्जा करना चाहते थे, बल्कि वो यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को भी फैलाना चाहते थे। ये ये वाले जो क्षेत्र होंगे, इन क्षेत्रों पर तलवार से नहीं बल्कि व्यापार और संधियों के माध्यम से कंट्रोल किया जाएगा। सबसे पहले एग्जांपल दिया रहा है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया की बात करोगे तो ये मसालों के व्यापार के लिए बहुत प्रॉफिटेबल देश है और यूरोपीय शक्तियां हमेशा से यहाँ पर अट्रैक्ट रही हैं मसालों के व्यापार की वजह से। सबसे पहले पुर्तगाली आएंगे, उसके बाद जब उनकी शक्तियाँ कम पड़ जाएँगी, तो ये लोग यहाँ के लोगों को मक्का, तम्बाकू, शकरकंद, कोकोआ इन सब चीज़ों से परिचित करवाएँगे। फिर डचेस भी आएँगे, 1584 में डच भी अपनी कंपनी बनाएगी और यहाँ पर व्यापार करने आएगी। 1602 में इन कंपनियों को एकीकृत किया जाएगा और सब लोगों के प्रॉफिट के लिए संधि कर दी जाएगी। 1682 में फ्रांसीसी और ब्रिटिश भी यहाँ पर आएँगे। आगे चलकर ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में संधि हो जाएगी, पेरिस की संधि, जिसकी वजह से डचों की प्रणाली समाप्त कर दी जाएगी और फ्रांसीसियों को कुछ अधिकार दे दिए जाएंगे। इंडोनेशिया की एक जगह होगी जावा। किसानों को निर्यात करने वाली यहाँ पर फसलें उगानी पड़ेगी, यानी किसान अपनी मर्जी से यहाँ फसल नहीं उगा पाएंगे। उन्हें वो फसलें उगानी पड़ेंगी जो ब्रिटिश या फिर फ्रांसीसी उनसे कहेंगे। स्थानीय लोगों को कम मजदूरी पर काम करना पड़ेगा। लेकिन इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान ये होगा कि जो ये उपनिवेशी है ना, ये बड़े पैमाने पर सामानों को बनाएंगे तो, लेकिन इनको खरीदने वाला कोई नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि स्थानीय जनता का इतना शोषण किया गया, वो बेचारे इतने गरीब हो गए। तो जब उनके पास कुछ पैसा होगा जब तो खरीद पाएंगे। आप उन्हें पैसा दे नहीं रहे, कमाई उनकी हो नहीं रही, तो सामान कैसे खरीदेंगे? तो धीरे धीरे ना विश्व में मंदी का दौर आ जाएगा 1929 में। कुछ इसी प्रकार से फ्रांसीसी, हिंदी, चीन की बात की गई, यानी कि इंडो चाइना के देश की बात करी गई। इंडो चाइना के देश की बात करोगे, इसमें वियतनाम, कंबोडिया, लाओस आते हैं। तो फ्रांस ने 1859 में साइगोन पर अधिकार कर लिया, 1861 में कंबोडिया पर अधिकार कर लिया, 1887 में कोचीन, चीन, अफीम, टोंकिंग, इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर इंडो चाइना क्षेत्र का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर फ्रांसीसियों का ही होगा नियंत्रण। जो यहाँ के मेन उद्योग होंगे जिस पर कब्जा किया जाएगा वो होंगे कपड़ा उद्योग, लोह उद्योग, इस्पात उद्योग, मशीन उद्योग, जिसके लिए फ्रांस यहाँ पर बड़े पैमाने पर इनका शोषण करेगा। कोयला, टीन और जिंक के लिए भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जंगलों से लकड़ियाँ काटी जाएंगी और रबड़ के पेड़ लगाए जाएंगे। किसानों के स्वामित्व के स्थान पर भूमिपतियों का स्वामित्व जाएगा, यानी किसानों की जमीनें छीन ली जाएंगी और जो यहाँ के आदिवासी होंगे यहाँ से भगा दिया जाएगा। अनुपस्थित भूमि प्रति प्रथा का बोलबाला होगा, यानी कि लोगों को क्या होगा, वहाँ पर कब्जा तो जिस बंदे का होगा जमीन पर, वो बंदा वहाँ पर नहीं रहेगा, वो शहरों में रहेगा। फ्रांस की औपनिवेशिक नीति का उद्देश्य अपने क्षेत्रों को गैलिसाइज यानी कि फ्रांसीसीकरण करना था। फ्रांस की बात करो तो सबसे क्रूर उपनिवेशों में से फ्रांस ही था, क्योंकि फ्रांस ना सिर्फ ये चाहता था बल्कि उसका औद्योगिक विकास हो पाए, बल्कि साथ ही साथ वो संस्कृति को भी परिवर्तित करना चाहता था। वो हर जगह पर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करवाना चाहता था। तो ब्रिटिश की बात करें तो फ्रांसीसियों के मुकाबले थोड़े से उदार थे और फ्रांसीसियों को देखा जाए तो वो बहुत बुरे तरीके से शोषण करते थे। तो अफ्रीका और इंडो चाइना के देशों में, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में किस प्रकार से औपनिवेशिक परिस्थितियां रहीं, इनके क्या पॉजिटिव निगेटिव इंपैक्ट्स रहे, ये सारी चीज़ें आप बताओगे। ये चैप्टर यही फिनिश होता है। 2 लेक्चरों में हमने खत्म करा। दोनों लेक्चर आप जरूर सुन लेना, पेपर में क्वेश्चन देख लो, ऐसे ही बनेंगे। मिस्र में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां बताओ, या अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फ्रांसीसी नीतियां बताओ। कंपैरिजन करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिटिश और फ्रांसीसी नीतियों में क्या समानताएं रहीं और क्या असमानताएं रहीं। तो ये चीज़ें ना मिला जुला के आप आंसर लिखोगे। देखो पॉइंट्स में आंसर लिखोगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे और पॉइंट्स में आंसर नहीं लिखोगे तो देखो ज़्यादा नंबर मिलने वाले नहीं हैं। आई होप से चीज़ें आपको समझ में आ रही हों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर 9 में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।